नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम 11th फिजिक्स चैप्टर 8 का लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज और थोड़े बहुत जो इलस्ट्रेशंस बाकी थे वो देखने जा रहे हैं। और सीबीएसई गुजरात बोर्ड दोनों को केपलर्स लॉ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कट है। ठीक है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट और डेप्थ दोनों है, तो प्लीज वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो एग्जांपल 8.4 हमारा बाकी रह गया, तो वो देख लेते हैं। टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियाई आर, बट एक का मास m है और दूसरे का 4m है। have a center to center मतलब सेंटर से उनका सेपरेशन 6 r है, as shown in the figure. The two spheres are held fixed, दोनों fixed हैं. A projectile of mass m is projected from the surface of the sphere of mass m directly towards the center of the second sphere, मतलब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को इसकी तरफ फेंक रहे हैं. Obtain an expression for the minimum speed v of the projectile so that it reaches the surface of the second sphere. इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो सेकंड स्फीयर में पहुंच सके? समझ रहे हो? क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? क्वेश्चन क्लियर हो गया अभी सबको? ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि भाई ये m है, 4m है, रेडियस r, टोटल दोनों का डिस्टेंस 6r है। हमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ से इस सरफेस से इस सरफेस पे फेंकना है कि भाई वो इस सरफेस पे कितनी स्पीड से पहुंचे। ओके, अब एक बात समझ लो कि भाई दोनों बॉडी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगाएंगे, एक इस साइड और एक इस साइड, है या नहीं? तो मान लेते हैं पॉइंट एन पे ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? 0। समझे? द टू स्फीयर्स exert gravitational forces on the particle in mutually opposite direction. At point n, इसको हम क्या मान सकते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। वहां पे क्या हो जाएगा? फोर्सेस कैंसल ईच अदर, मतलब नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? उसका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये लिख सकता हूँ वो इस स्फीयर से कितना है? r है। तो gmm बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू उस स्फीयर से क्या हो जाएगा? g4m m बाय उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6r माइनस r का होल स्क्वायर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 6r है, ये r है, तो इतना पोर्शन कितना हो जाएगा? 6r में से r गया, इसको ऊपर लेके जाता हूँ। 6r माइनस r बाय r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बचेगा यहाँ पे। अब इन दोनों को स्क्वायरिंग करके निकाल दूंगा, स्क्वायरिंग उस साइड लेके जाओ, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 6r माइनस r इज इक्वल टू 2। ये ऊपर चला जाएगा, 6r माइनस r इज इक्वल टू 2r, 6r इज इक्वल टू 3r, r इज इक्वल टू कितना हो गया? 2r। बराबर है? तो हमने ये क्यों फाइंड किया? इसलिए फाइंड किया क्योंकि हमें यहाँ से उसको मिनिमम इतनी स्पीड से भेजना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाएगा, इस पॉइंट तक इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में, और n के बाद इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? तो इट विल बी sufficient to project the particle m with the minimum speed v, which enables it to reach the point n। फिर उसके बाद तो क्या है? देयर आफ्टर उसके बाद ये होगा कि द पार्टिकल m gets attracted by the gravitational pull of 4m। फिर उसके बाद 4m वाले ग्रेविटेशनल पुल से अट्रैक्ट होता जाएगा।
तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ मास m at the surface of sphere with mass m, मतलब इस स्फीयर पे इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। कितनी होगी? सो ई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर से हम उसको फेंक रहे हैं, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय कितनी होगी, आर। बट सुनना, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस भी होगा, भले इसके बाद वो इसके इन्फ्लुएंस में तो यहाँ पे होगा, तो क्या इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा? करेगा, बट सिंस ये स्फीयर नजदीक है इसलिए वो ज्यादा करेगा। तो कितना इस पोजीशन पे देख लो बेटा, इस पोजीशन पे ये बंदा इससे कितना दूर है, पाई आर दूर है। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस जी 4m बाय m और पाई आर। क्लियर हुआ? पक्का? डन? बराबर ना? ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम एट न्यूट्रल पॉइंट सिंस इधर भी स्फीयर खींच रहा है उधर भी स्फीयर खींच रहा है, तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्पीड बिकम्स 0। तो देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी उधर उसकी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी के तो कारण होगी नहीं, वो न्यूट्रल पॉइंट पे किसके कारण होगी, एक ये स्फीयर के कारण और एक ये स्फीयर के कारण। इसको मैं लेके चलता हूं ताकि बार बार हमें आगे पीछे ना होना पड़े। देखो, एक स्फीयर के कारण ये स्फीयर कितना दूर है, माइनस जी एम एम बाय 2r दूर है, वो हमने देख लिया। प्लस ये स्फीयर कितना दूर है, माइनस जी एम एम बाय कितना दूर होगा, 4r। ओके, क्लियर हो गया? अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हमें पता है क्या होता है उसका फॉर्मूला, कि भाई ई आई और ई एन दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बताओ ई आई कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय आर माइनस जी 4m m बाय 5r इज इक्वल टू, इस साइड कितना है, माइनस जी एम एम बाय 2r और माइनस जी 4m, ये 4m आएगा, 4m बाय 4m। ओके, अब इन सबको उस साइड लेके जाओ तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय 2r प्लस जी एम एम बाय आर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये उस साइड जाएगा प्लस, प्लस 1 में से हाफ गया तो ये कितना हो जाएगा, जी एम एम बाय 2r हो जाएगा। ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस 4/5, ओके, प्लस 4/5 और माइनस 4/5, तो ये कितना बच जाएगा, प्लस 4/5 और माइनस 4/4। ये उस साइड जाएगा तो देखो जी एम एम और आर कॉमन, चेक करो, जी एम एम और आर कॉमन, ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस 4/5 और ये माइनस 1 तो पड़ा ही है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जी एम एम बाय आर में कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे बचा हाफ। ठीक है, क्लियर हो गया? ये इस साइड गया तो ये हो गया +1 और ये हो गया माइनस हाफ, +1 माइनस हाफ। यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, चलो एक काम करते हैं इजी तरीका। देखो पहली बात तो एम 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 सब कट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे बचेगा हाफ वी स्क्वायर, इन दोनों में से मैं जी एम बाय आर कॉमन माइनस कॉमन निकाल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 1, जी एम बाय आर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा +4/5 क्योंकि माइनस कॉमन निकाला, यहाँ पे भी माइनस
GMM/R कॉमन निकल लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/2 और प्लस यहाँ पे GM/R, क्योंकि MM तो कैंसिल हो गया, +1 बचेगा। तो हाफ V स्क्वायर, ये माइनस GM/R उस साइड जाएगा तो प्लस GM/R, ये प्लस GM/R, 1 + 4/5 इज 9/5, तो उस साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा +9/5, अरे तो माइनस पड़ा ही है, और ये कितना हो जाएगा -3/2, बराबर है। और इसका अगर आप एलसीएम 2 और 2 कैंसिल होता है, नहीं कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा। अब इसका आप एलसीएम लोगे तो हाफ V स्क्वायर इज इक्वल टू GM/R, एलसीएम लोगे तो 10, तो 18 मतलब 3/10 इंटू 3/10 और 2 और इसको कैंसिल कर दो 5, देयरफॉर फाइनल आंसर आएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू GM/R इंटू 3/5 और V की वैल्यू आएगी √3/5 GM/R। कितनी स्पीड से वहां तक पहुंचेगा, कैलकुलेशन ही और कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। नेक्स्ट एग्जांपल 8.8, a 400 kg satellite in a circular orbit of radius 2 RE about the earth, how much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4 RE। अर्थ है 2 RE पे ये सैटेलाइट घूम रही है, अब मुझे उसे 4 RE पे शिफ्ट करना है, मतलब दूर लेके जाना है, मतलब मुझे वहां पे उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो सबसे पहले टोटल एनर्जी इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 RE, ठीक है। कितना हो जाएगा टोटल एनर्जी, फॉर्मूला क्या है, -GMM/2R है। 2R की जगह पे कितना आ जाएगा 2RE, मतलब ये कितना हो जाएगा -GMM/4RE। पता है ना टोटल एनर्जी, ओके। और इसको मैं नाम दे दूंगा इनिशियल। अब टोटल एनर्जी इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितनी 4RE, अभी हमें उससे लेके जाना है, वो हमारी कौन सी हो जाएगी फाइनल रेडियस, तो -GMM/2 4RE, तो ये कितना हो जाएगा -GMM/8R। तो देयरफॉर एनर्जी रिक्वायर्ड, हमें उसको इनिशियल से फाइनल लेके जाना है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड डेल ई कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है -GMM/8RE और इनिशियल है माइनस माइनस प्लस GMM/ कितना हो जाएगा 4RE। और अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा GMM/4RE, इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, बराबर। अब इसको मैं ये फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, GMM/4RE इंटू RE इंटू RE, तो GM/RE स्क्वायर वो क्या हो जाएगा GM/4RE, ये भी मैं लिख सकता हूँ, पक्का, सॉरी RE ऊपर रहेगा, इसका आंसर 4 नहीं आएगा, इसका आंसर 8 आएगा, 8। तो ऊपर रहेगा RE और नीचे होगा 8, क्यों, बिकॉज ये जो GM और ये RE स्क्वायर है वो आपको पता है कि G इज इक्वल टू क्या होता है GM/RE स्क्वायर, तो मैं ये यहाँ पे वैल्यू डाल दूँ तो ये उसकी क्या हो जाएगी, उतनी उसकी एनर्जी हो जाएगी, बराबर है। अब सब हम वैल्यूज डालते रहते हैं, सब वैल्यू डालेंगे। जी की वैल्यू 9.8, मास ऑफ द सैटेलाइट क्वेश्चन में गिवन है 400 kg, आर की वैल्यू हमें पता है कितना 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, और 6.4 भी लिख सकते हो, और अपॉन 8, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 3.13 इंटू 10⁻9 जूल। ओके, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हमें क्वेश्चन में लास्ट में ये भी पूछा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल के इज इक्वल टू माइनस डेल ई, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स डेल ई, ये फॉर्मूला याद रख लेना।
तो इसका आंसर आएगा -3.13 इंटू 10⁻⁹ और इसका आंसर आएगा -6.26 इंटू 10⁹ जूल। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, काम आएगा। डन, आगे बढ़े। चलो अब उसके क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यू आंसर द फॉलोइंग। यू कैन शिल्ड अ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्स बाय पुटिंग इट इनसाइड हॉलो कंडक्टर। एक कंडक्टर होता है, उसके अंदर डाल देंगे तो वहां पे उस चार्ज शिल्ड हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ऐसा कोई है कि भैया बॉडी को ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से उसको शिल्ड कर सकते हो? कैन यू शिल्ड अ बॉडी फ्रॉम ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस? मतलब मान लो ये बॉडी है, इसके अंदर हमने एक मास रख दिया तो आजू बाजू वाले से उसको क्या शिल्ड कर देगा? ये नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको आगे के वीडियोस में बताया था। तो आंसर ए क्या आएगा? नो। बी, एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैनॉट डिटेक्ट ग्रेविटी if the space station is orbiting around the earth has a large size, can you hope to detect the gravity? Yes, अगर साइज ज्यादा होगी तो yes हो सकता है। तीसरा, if you compare the gravitational force on the earth due to the sun that due to the moon, you would find that the sun's pull is greater than the moon's pull. However, the tidal effect of the moon's pull is greater than the tidal effect of sun. मून नजदीक है फिर भी हम सन का पुल हम पे ज्यादा लगता है, बट टाइड्स पे मून का पुल क्यों ज्यादा लगता है? बिकॉज द रीजन इज कि भाई टाइडल इफेक्ट जो है वो टाइडल इफेक्ट ऑन मून इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू, वेर एज जो हमारा दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून, या डिस्टेंस समझ लो। तो स्क्वायर वाले कंपैरिजन में क्यूब वाला ज्यादा है, इसलिए। क्लियर हो गया? पक्का? ये फॉर्म आप बोलो सर ये तो सिखाया नहीं है, नहीं सिखाया इसलिए याद रख लेना। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड? डिक्रीज होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ? क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। Acceleration due to gravity is independent of mass of the earth or the mass of the body? The mass of the body. Formula minus gmm by 1 by r1 minus 1 by r2 is more or less accurate? It is more accurate, क्योंकि ये जो mg r2 minus r1 है ना, उसमें हमने g की वैल्यू राउंड ऑफ ली है, whereas इधर g और कैपिटल M की वैल्यू एग्जैक्ट लेंगे, इसलिए ये वाला फॉर्मूला काफी एक्यूरेट है। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज एट इंफिनिटी। इन्फिनिटी पता है ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आप सबको पता है कि नेगेटिव ऑफ इट्स क्या होगा? 345 आप बोलो कहाँ गए, तो 345 वो आपके केपलर्स लॉ वाला इसमें कट हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ इट्स क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। मान लो ये अर्थ है, अब मुझे सैटेलाइट लॉन्च करनी है यहाँ तक, तो उसमें जो एनर्जी चाहिए वो, या इसको यहाँ से इनफाइनाइट तक भेजने के लिए जो एनर्जी है वो इज मोर और लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट द सेम हाइट आउट ऑफ द अर्थ इन्फ्लुएंस। मतलब अर्थ इन्फ्लुएंस मतलब इनफाइनाइट पे भेजना है, तो बताओ मुझे इसकी एनर्जी ज्यादा चाहिए या इसकी एनर्जी ज्यादा चाहिए? बताओ। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू rocket and orbiting satellite out of earth is less, ठीक है, वो कम एनर्जी होगी क्योंकि यहां से भेजने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। आ गया समझ में? ये पूरा थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डज द एस्केप स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी? तो एस्केप स्पीड का फॉर्मूला होता है 2gm/r। यस, ए में आएगा यस। बी, द लोकेशन फ्रॉम वेर इट इज प्रोजेक्टेड? नो, लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, डिपेंड करेगा बट स्लाइट डिपेंड करेगा कि वो लैटिट्यूड और वो वाला है, वो हमने आपको अभी सिखाया नहीं है। और तीसरा, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन से नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। और चौथा, द लोकेशन फ्रॉम वेयर द हाइट ऑफ द लोकेशन, हाइट पे तो यस ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा ही, हाइट पे बराबर है, हाइट मतलब वो आर चेंज हो जाएगा इसलिए, तो डी आएगा यस। नेक्स्ट 8, अ कॉमेट ऑर्बिट्स द सन इन अ हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। सन, comet has a highly elliptical orbit. Does the comet have a constant a linear speed?
लीनियर स्पीड उसकी क्या होगी, कांस्टेंट। तो ये केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन है, इसलिए ये भी पोर्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा बेटा, ठीक है, कट कर देना। नेक्स्ट, which of the following symptoms is likely to affect astronauts? swollen feet, नहीं, swollen feet नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप swollen feet कब होता है, जब पूरा वजन आपके फीट पे आता है, और स्पेस में तो वजन फीट पे आएगा नहीं। swollen फेस होगा, हेडेक भी होगा और ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम भी होंगे, ये तीनों होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, the gravitational intensity at the center of a hemispherical cell of a uniform mass density has a direction indicated by the arrow A, B, C और 0। अब देखो, एक बात समझो, अगर आप शेल लोगे शेल, तो उसके बीच में ग्रेविटेशन इंटेंसिटी होगी नहीं, सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, शेल, बट उसको हाफ निकाल दिया, तो अब ऊपर वाला पार्ट निकल गया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कहाँ पे होती है, टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, टुवर्ड्स द कहाँ पे होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ पे लगेगा, नीचे लगेगा, राइट। तो बताओ जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ए, बी, सी, ये वाला सी तो सेंटर है, सी नीचे या 0, तो ऑब्वियस सी बात है क्या लगेगा, सी लगेगा। अब सेम टू सेम अगर सी की जगह पे पॉइंट पी आ गया तो डी, जी, एफ या ई, तो पॉइंट पी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, इसका भी ऑप्शन आएगा ई। क्या ऑप्शन आएगा, ई ऑप्शन आएगा, समझे, पक्का, डन, ओके। नेक्स्ट, अब ये सारे थियरी बेस्ड क्वेश्चन, सॉरी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। A rocket is fired from the earth toward the sun. At what distance from the earth center is the gravitation force on the rocket 0? मान लो ये सन है, ये अर्थ है और ये सन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑर्बिटल रेडियस कितना दिया, 1.5, ऑर्बिटल रेडियस मतलब जो घूमता है ना, तो ये 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर दिया हुआ है। अब देखो इन दोनों को सेंटर से आप ज्वाइंट करो, तो बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट मानते हैं, जिसके कारण अभी हमने क्वेश्चन किया, अब इधर वो अर्थ इधर खींच रहा है, सन इधर खींच रहा है, दोनों इक्वल होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, तब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल पॉइंट हो जाएगा, बराबर है। तो मान लेते हैं लेट m बी द मास ऑफ रॉकेट, ठीक है। अगर मास ऑफ रॉकेट m है, तो ये पॉइंट एट पॉइंट n gravitational pull on rocket due to earth is equal to gravitational pull on rocket due to sun। अब मान लेते हैं वो यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर है, x डिस्टेंस दूर है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, बराबर है। तो इस पॉइंट पे ड्यू टू अर्थ क्या फॉर्मूला लगेगा, g मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द सेंटर और ये अपना रॉकेट अपॉन डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। इधर क्या लगेगा, g मास ऑफ द सन इंटू m, और इसका डिस्टेंस क्या आएगा, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, g और m कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, m को नीचे लेके आऊंगा, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ms बाय m। आगे बढ़े, चलो ये क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ द सन क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻30, मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24। तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, r बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, r बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10⁻6 और 2/6, ये कितना हो जाएगा 1/3। ओके, 1/3 मतलब क्या होता है, 0.333 इंटू 10⁻6 स्क्वायर, उस साइड भेज दूँ, तो ये कितना हो जाएगा, r बाय एक्स माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 33.3 इंटू 10⁻4, क्योंकि 2 पॉइंट इसको दे दिए, तो r बाय एक्स माइनस वन 33.3, देखो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 36 का होता है 6, ये 25 और 36 के बीच में है,
तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 5.77 समथिंग होगा, और इसको मैं 10 स्क्वायर मान लूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, r/x-1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा 577.7, -1 उधर भेज दो तो r/x इज इक्वल टू 578.7। ओके, तो देयरफॉर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो r अपॉन 578.7 हो जाएगा, और r की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 1.5 इंटू 10⁻11 और अपॉन 578.7 मीटर, ये उसका आंसर होगा। और x मतलब क्या है, फ्रॉम द अर्थ की बात चल रही है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू वेई द सन। आपको सन का वेट मेजर करना है, तो ये केपलर्स लॉ है, तो केपलर्स लॉ से ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी वेट, ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो, बॉडी वेट 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब उसका वेट दैट इज हम mg बोलते हैं, कितना है 63 न्यूटन है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ, मतलब g। अब वेट ही मान लो, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इट्स अ टाइप ऑफ वेट ओनली। अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेट ही बोलेंगे। कहां पे, एट हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब देख लो, एट हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्वेश्चन समझो। इन शॉर्ट, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट फाइंड करना है, ठीक है। आप बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स तो सर एफ नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ है, बराबर है, इसलिए। तो यहाँ पे हम जीएच का फॉर्मूला एक लगाते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, जी इंटू आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एच क्या दिया हुआ है, हाफ आर। सो जी एच इज इक्वल टू जी, ये भी काम कर सकते हैं हम। दूसरा एक फॉर्मूला मैं आपको इजी वाला बताता हूँ जिससे इजी हो जाए। जी एच इज इक्वल टू जी, ये फॉर्मूला पता है, आर प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। जी, आर बाय आर इज 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला सबको पता है, इससे तो हमने डेरिवेशन किया था। और एच की जगह पे हाफ आर पुट करोगे तो आर आर कट हो जाएगा। जी, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस हाफ का स्क्वायर, जी 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर 9/4 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 4/9 जी। तो हमें वेट एट एच फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एम जी एच। एम एज इट इज, जी एच की जगह पे 4/9 जी लिख लूँ। अब देखो m इंटू जी, ये तो हमें 63 न्यूटन मिला था, तो 4/9 इंटू 63, 9 7 जा 63, इसका आंसर क्या आएगा 28 न्यूटन। और फोर्स ही फाइंड करने बोला था, ये भी न्यूटन ही है, हो गया ना फोर्स। डन। अब सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, चलो। Assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, how much would a body weigh half down the center if it weighted 250 Newton on the surface? On the surface, उसका weight है 250 Newton, तो at the depth half of the radius of the earth, पहले क्या था, हाइट पे था, सो आपको जी डी का फॉर्मूला पता है, जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर, तो डी इधर कितना हो जाएगा, हाफ आर हो जाएगा, तो जी 1 माइनस डी की जगह पे हाफ आर, हाफ ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ, फिर क्या होता है जी इंटू हाफ हो जाएगा। सो देयरफॉर वेट एट डेप्थ इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, बराबर है। तो उसका वेट डब्ल्यू डी हो जाएगा, उसका फॉर्मूला एम जी डी हो जाएगा। जी डी कितना है, जी इंटू हाफ है, और एम जी हमने अभी देख लिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है 250 इंटू हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 125 न्यूटन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसका कैलकुलेशन आप करोगे। रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ऊपर गया 5 किलोमीटर मतलब ऑर्बिटल स्पीड से भी कम है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्बिट में नहीं होगा और वापस नीचे आ जाएगा। हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग द अर्थ, ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो समझ लो, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट द अर्थ सरफेस उसको लॉन्च करेंगे तब उसकी इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ई आई काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर से उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ये उसकी वी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी एम एम बाय कितनी होगी, आर, क्योंकि एट द सरफेस ऑफ द अर्थ है, बराबर है। एट हाइट एच, एट हाइट एच उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वापस काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। एट हाइट एच उसकी स्पीड तो जीरो हो जाएगी, तो मतलब जो भी होगा वो क्या होगा उसका, एम माइनस जी एम एम बाय कितना हो जाएगा, आर प्लस एच। बट आपको पता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, ई आई इज इक्वल टू ई एफ। अब ई आई हमारा कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय आर इज इक्वल टू फाइनल कितना है, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। इस माइनस जी एम एम बाय उस साइड लेके जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस जी एम एम बाय आर माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, हाफ एम वी स्क्वायर जी एम एम कॉमन निकाल दो, आर कॉमन नहीं निकलेगा, वन बाय आर माइनस वन बाय आर प्लस एच हो जाएगा, ये एम और एम कैंसिल हो जाएगा। हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम आर प्लस एच माइनस आर अपॉन आर इंटू आर प्लस एच, आर आर कैंसिल हो जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एम एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एच, तो इसको ऊपर भेज दो, बराबर है, इसको ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इंटू आर प्लस एच इज इक्वल टू टू जी एम एच। तो ये वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आर एच इज इक्वल टू टू जी एम एच। वी स्क्वायर आर एच को इस साइड भेज देता हूँ, तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एम एच माइनस वी स्क्वायर आर एच। अब इसमें से एच कॉमन निकाल लो, वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच कॉमन निकालोगे तो टू जी एम माइनस वी स्क्वायर आर। हमें तो एच फाइंड करना है, तो ये जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड कहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड में, टू जी एम माइनस वी स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे सारी वैल्यूज आप पुट करोगे, आपको पास क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है v, ये r दिया हुआ है, ये g दिया हुआ है, ये m दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है h। देखो हमारे पास r v और g m सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁶ मीटर। क्लियर हो गया, पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके सो अब 18th क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द एस्केप स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस, ये हमें सबको पता है कि v कितनी है, कि भाई वी हमारे पास है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, and a body is projected out with thrice the speed, बॉडी को बाहर भेज रहे हैं v is equal to 3 times the escape velocity से। अब एस्केप वेलोसिटी से ही भेज दो तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, तो 3 टाइम भेजोगे तो कितना बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल जाने के बाद भी उसके पास खुद की एक्स्ट्रा स्पीड रहेगी ना, क्योंकि मान लो कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, उसको मुझे अर्थ से बाहर फेंकना है, उसको मैं 100 जूल दूंगा, उसको अर्थ से बाहर निकलने के लिए 100 जूल चाहिए, और मैंने उसको 100 जूल दिया तो वो सिर्फ अर्थ से बाहर निकलेगा, फिर वो स्टॉप हो जाएगा। बट अगर मैंने उसको 150 जूल्स दिया तो 100 जूल वो किस में यूज करेगा, अर्थ से बाहर निकलने में, और बाकी का जो रेस्ट 50 जूल है वो किस में यूज करेगा, अपनी वेलोसिटी में, अपनी वेलोसिटी बढ़ाने में, क्योंकि वो वेलोसिटी क्यों कौन सी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी इसलिए। ठीक है, तो अब बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय द लॉ ऑफ
conservation of energy. Kinetic total energy before half mv0 square is equal to क्या होगा, एनर्जी आफ्टरवर्ड्स हाफ mv square minus half mve square है. v0 is the velocity of projectile after getting away from gravitational pull of अर्थ. जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई 100 जूल उसको बाहर निकलने के लिए चाहिए. अब मैंने उसको 150 जूल दी है, तो वो कितने जूल से फिर वो आगे ट्रैवल करेगा, तो 50 जूल से. 100 जूल उसको बाहर निकलने के लिए चाहिए, मैंने उसको 150 दिए, 100 जूल बाहर निकलने के लिए चाहिए, तो रिमेनिंग जूल होंगे वो उसकी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी में. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज, जितना उसको बाहर निकलने के लिए चाहिए और जो रेस्ट बचा वो m और m कैंसल, हाफ हाफ और हाफ कैंसल, तो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर. v0 स्क्वायर v क्या है आपका 3ve है, 3ve का स्क्वायर माइनस ve का स्क्वायर. v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 9v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8v स्क्वायर. तो v0 इज इक्वल टू 8 होता है 2√2 और ve. अब 2√2 इज 1.41 और VE कितना है 11.2. सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 31.68 किलोमीटर पर सेकंड. मतलब वो अर्थ के बाहर जब निकल जाएगा फिर भी इतनी स्पीड से ट्रैवल करेगा क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी है. डन. नेक्स्ट, सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबव द सरफेस. हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. अब इतने ऊपर वो रोटेट कर रहा है, मुझे उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो अर्थ से बिल्कुल दूर चली जाए. तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, क्योंकि ऑर्बिट में रोटेट कर रहा होगा तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी. वो एनर्जी क्या होगी, उसको मैं ई नाम देता हूं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जी एम एम बाय आर प्लस एच, क्योंकि वो 400 किलोमीटर ऊपर है. बराबर है. अब बेटा एक चीज ध्यान से सुनिएगा, वी स्क्वायर मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी. ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये जो वी स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा जी एम बाय आर प्लस एच और माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच. ये जो वी होगा वो क्या होगा अंडर रूट जी एम बाय आर प्लस एच. क्यों जी एम बाय आर प्लस एच, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिट में घूमने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए वो. ठीक है. तो हाफ में से -1 गया तो आंसर क्या आएगा माइनस हाफ माइनस जी एम एम बाय 2 आर प्लस एच, उतनी उसकी वेलोसिटी रहेगी. बराबर है. अब मुझे उसको अर्थ से बाहर भेजना है, तो मतलब अभी उसके पास इतनी एनर्जी है, अब उसको अर्थ से बाहर भेजना है, ऐसा नहीं है कि उसके पास स्पीड हो, तो उसको मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी. Therefore energy expended to rocket such that it moves out of ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू प्लस जी एम एम बाय 2 आर. क्योंकि आपको पता है बाहर निकलने के लिए टोटल एनर्जी 0 होनी चाहिए. अब उसके पास -50 है तो मैं +50 दूंगा तो 0 हो जाएगा. एंड सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जी की वैल्यू, आपके पास एम की वैल्यू, आपके पास स्मॉल एम की वैल्यू है, सब कुछ वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आएगा 5.89 इंटू 10⁹ जूल. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टार्स आर अप्रोचिंग ईच अदर फॉर अ हेड ऑन कॉलिजन. मतलब एक इधर है एक इधर है, दोनों हेड ऑन कॉलिजन के लिए आ रहे हैं. समझे, हेड ऑन कॉलिजन के लिए आ रहे हैं. When they are at a distance of 10⁹ km, the speeds are negligible. What is the speed with which they collide? The radius of each star is 10⁴ km. जब इतने दूर हैं तो उनकी स्पीड कुछ नहीं है.
बट जब टकराते हैं तब उनकी स्पीड कितनी होगी वो फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू स्टार्स। इनिशियल मतलब व्हेन दे आर 10⁹ किलोमीटर अपार्ट। अब 10⁹ किलोमीटर मतलब वो कितना होता है, 10⁻12 मीटर अपार्ट। तब उनकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यू आई, क्योंकि अभी वो उनके बीच में कुछ इतनी स्पीड ही नहीं होगी, स्पीड नेग्लिजिबल है, मतलब सबके सब क्या हो गए, जी एम इंटू एम बाय आर स्क्वायर। पता है ना, दोनों का मास सेम है। Assume the stars to remain undisturbed until they collide, approaching each other for at two stars each of one solar mass. Each of one solar mass मतलब दोनों का मास सेम है, तो दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम स्क्वायर बाय आर। आर स्क्वायर नहीं होगा, आर होता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो आर मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10⁻12, 10⁹ व्हेन दे आर एट अ डिस्टेंस। तो जब भी डिस्टेंस दिया होता है ना वो सेंटर से ही होता है, तो 10⁻12 मीटर हो जाएगा, समझे। अब व्हेन द stars are just to collide, distance between their center is equal to twice the radius of star। मतलब कितना हो जाएगा, 2r। मतलब जब कोलाइड करेंगे तब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये r है ये r है, 2r हो जाएगा, बस 2r हो जाएगा। कितना दोनों के बीच का डिस्टेंस, 2r। तो r कितना दिया हुआ, 10⁻4 किलोमीटर, तो 10⁻4 इंटू 10⁻3 मीटर, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻7 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है। तब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू स्टार बिफोर जस्ट कोलिजन, यू एफ कितना हो जाएगा, माइनस जी एम एम बाय 2r, मतलब माइनस जी एम स्क्वायर बाय 2, आर की जगह पे 10⁻7। हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू आई। यू एफ बताओ कितना है, यू एफ है आपका माइनस जी एम स्क्वायर बाय, चेंज मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे ना, तो बड़ा क्या होगा, एक काम करते हैं, चेंज है ना, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, बड़ा है यू आई माइनस छोटा है यू एफ। यू आई कितना है, माइनस जी एम स्क्वायर बाय 10⁻12 माइनस ऑफ माइनस जी एम स्क्वायर बाय 2 इंटू 10⁻7। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसमें से आप क्या करो कॉमन, एक तो जी एम स्क्वायर कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 1 बाय 10⁻12 प्लस ये क्या बचेगा, 1 बाय 2 इंटू 10⁻7। इतना क्लियर हो गया। अब अगर प्रैक्टिकल सोचोगे ना बेटा, तो ये 1 बाय 10⁻12 इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू दिस, 10⁻5 छोटा है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ, जी एम स्क्वायर बाय 2 इंटू 10⁻7, इसको मैं नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो है ये वाला बंदा काफी छोटा है, रीजन लिख लो, 1 बाय 10⁻12 इज मच मच लेस देन 1 बाय 2 इंटू 10⁻7। डन। अब let v be the velocity with which they collide, v be the velocity, इसको मैं del u मान लूं, v be the velocity with which they collide, दोनों कोलाइड होते हैं, ठीक है। जब दोनों कोलाइड होंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितने की है, 2 की है, तो 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। इनिशियल इसलिए 0 है बिकॉज दोनों की स्पीड ओरिजिनल में क्या थी, अप्रोक्सीमेटली 0 थी, मतलब ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएंगे, एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डेल यू इज इक्वल टू डेल के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा वो काइनेटिक एनर्जी उतना गेन होगा, मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी।
तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी थी, gm²/2 × 10⁷, और ये कितना है सिर्फ mv², एक m और एक m कैंसिल हो गया, तो v² क्या हो जाएगा, gm/2 × 10⁷, तो v की वैल्यू √gm/2 × 10⁷। सारी वैल्यूज आप डाल दोगे तो आंसर आएगा 2.6 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। डन। और लास्ट क्वेश्चन फिर, two heavy spheres each of mass 100 kg and radius 0.1 meter are placed 1 meter apart on a horizontal table. What is the gravitational force and potential at the midpoint of the line joining the center of the sphere? अब देखो एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, ठीक है। अब दोनों सेंटर से जोड़ लो, तो हमें यहाँ पे सेंटर पे फाइंड करना है। ये 0.5 मीटर हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले इस पॉइंट को मैं पी नाम दे देता हूँ। तो ड्यू टू ए इस जगह पर ग्रेविटेशनल इस साइड लगेगा, एंड ड्यू टू बी ग्रेविटेशनल फोर्स इस जगह पे क्या लगेगा, इस जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी ड्यू टू ए, मान लेता हूं मैं उसको ई ए, क्या है उसका फॉर्मूला, gm/r², आर ये इसको मैं आर मान लेता हूं, अलोंग क्या, अलोंग पी ए, एंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी ड्यू टू बी, ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो भी gm/r², बट अलोंग क्या, पी बी। मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, आप इसको इधर 100 जूल से खींच रहे हो, इसको इधर 100 जूल से खींच रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नेट उधर का उधर ही रहेगा। देयरफॉर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी ड्यू टू ए एंड बी बोथ क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक इस साइड आ रहा है, एक इस साइड आ रहा है, खत्म हो गई बात। अब ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बराबर है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड पोटेंशियल। अब व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ग्रेविटेशनल फील्ड ही 0 है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एट पी इज ऑल्सो 0। तो आप बोलो सर ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों फाइंड नहीं किया, बिकॉज पी पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं। पी पे बोला है कि भाई कितना होगा वो, बट ऑब्जेक्ट होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी एम एम, एम मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा एम मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट, तो सेकंड ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसलिए वो ग्रेविटेशनल फील्ड ही है। अब दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो क्या है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस जगह पे, इस जगह पे इसके कारण भी पोटेंशियल और इसके कारण पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डबल। तो V इज इक्वल टू वी ड्यू टू ए और V ड्यू टू बी, दोनों के कारण लगेगा, और इसका फॉर्मूला है -gm/r प्लस इसका फॉर्मूला है -gm/r, दो बार -gm/r, तो -2gm/r। तो -2 g की वैल्यू डालो, m की वैल्यू डालो, r की वैल्यू डालो, सब कुछ वैल्यू डालोगे तो फाइनल इसका आंसर आएगा 2.668 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर केजी, ठीक है। और उसमें एक दो और क्वेश्चन दिए हुए हैं, इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इन इक्विलिब्रियम, यस, क्योंकि दोनों 0 हैं। सो इफ द इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पे तो कुछ के किसी को भी, हाँ अनस्टेबल होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल है ना, जैसे उसको थोड़ा हिलाओगे वो भाग जाएगा, इसलिए इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। सो फाइनली यहाँ पे हमारा 50 मिनट्स का क्लास हो गया, सॉरी यहाँ बहुत लंबा खींच गया, बट यहाँ पे हमारा ये चैप्टर मुझे खत्म करना था, इसलिए मैंने इस चैप्टर को खत्म किया। आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। प्लीज अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, दिल लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर, स्टडी वेल बेटा।